अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। जनूबी अफ्रीका से पहुंच गए जिम्बाब्वे, जहां पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों T20 मैचेस, और टेस्ट मैच तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होता है। T20 मैचेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट T20 मैचेस हैं बिफोर वर्ल्ड T20। उसके बाद पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल T20 मैच नहीं है, इसलिए ठीक है जिम्बाब्वे से मैच है, लेकिन एक एक मैच बहुत अहम है। अच्छी चीज़, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से पहले ODI सीरीज़ और उसके बाद T20 सीरीज़ जीत कर आ रही है। मोराल ग्रीन शर्ट्स का बिलाशुबा बुलंद होगा, लेकिन लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि जहाँ कहीं पर भी खामियां रही हैं, जीत के बावजूद उनको दूर करने के लिए जिम्बाब्वे आखिरी मौका है। और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कोच, मैनेजर, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हारून रशीद भाई। अरुण भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरुण भाई वेलकम बैक, वेलकम इन हरारे। अब हम लोग जोबर्ग से हरारे आ चुके हैं। अरुण भाई ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम ठीक है जीत गई सीरीज़, कई मरतबा हमने कहा मरते गिरते जीते, लेकिन जीते। जिम्बाब्वे का अपना कितना प्रेशर होना है, क्योंकि अरुण भाई ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट अभी जो 2020 में, अभी मेरे ख्याल है पूरा साल भी नहीं हुआ है, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के टूर पे आई थी और एक वनडे मैच यहाँ से जीत के गई थी, इसके बावजूद कि उस मैच में बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी। ये बात आप सही कह रहे हैं। देखें जिम्बाब्वे की टीम ऑब्वियसली हम उसको उस लेवल पे तो नहीं देखते जहाँ पर टॉप टीम्स होती हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक वो डिपेंड कर रहे हैं अपने उन्हीं पुराने प्लेयर्स के ऊपर। ब्रेंडन टेलर अभी तक उनके लिए खेल रहे हैं, शॉन एवंस जो हैं वो अभी तक उनके लिए खेल रहे हैं, चिवाबा अभी तक खेल रहे हैं, सिकंदर रज़ा अभी तक उनके लिए खेल रहे हैं। तो वो भी एक प्रॉब्ली मैं फील करता हूँ कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गए हैं। वो फर्दर क्या इंप्रूव करेंगे, वो मेंटेन कर लें जो भी वो फॉर्म या जो भी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं उसको। तो पाकिस्तान डेफिनेटली एक सेटल्ड टीम है, माइनस दोज हिकअप्स जो हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में देखे थे कि बैटिंग के इश्यूज़ हैं, बॉलिंग के थोड़े बहुत इश्यूज नज़र आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास बेंच में लोग बैठे हुए हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला, ख़ास तौर पर दानिश अजीज़ हैं। इसी तरीके से सरफराज का रोल अब इनको देखना होगा कि क्या इनको नज़र आता है कि फ्यूचर जगह बन रही है कि नहीं बन रही। अगर वो नहीं बन रही तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, कौन नहीं होगा। फास्ट बॉलिंग में आप देखें कि मोहम्मद हसनैन बैठे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस अभी तक आपके सामने है। क्या शाहीन शाह को रेस्ट देना बनता है या नहीं बनता, जो कि पंडित्स तो यही कह रहे हैं कि बनता है, क्योंकि इतनी क्रिकेट वो खेल चुके हैं। अगर इन 2-3 मैच सोर्सेज भी बता रहे हैं कि शायद रेस्ट दिया जाए, देना चाहिए। आई थिंक इसमें किसी किस्म का कोई नहीं। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उन प्लेयर्स को जो बेंच पे बैठे हुए। अब जिस तरह बाकी दूसरे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने मौके हासिल नहीं किए, लाइक हैदर अली और आसिफ अली, जिनको मौके मिले और उन्होंने प्रूव नहीं किया और अपने आप को परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इसी तरह अगर फॉर इंस्टेंस जैसे हम देखते हैं कि अरशद इकबाल बैठे हुए हैं, मोहम्मद वसीम यंग ऑलराउंडर के रूप में इन दोनों को ऑलराउंडर कैटेगरी में लाया जा रहा है, वो बैठे हुए हैं। तो क्या ये जो 3 T20s हैं इनमें इनको मौका मिल सकते हैं? एक या 2 मैचेस खिला के देख लिया जाए कि इनका पोटेंशियल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैसा है, ये किस तरीके से इंटरनेशनल अरीना में अपने आप को शो करते हैं, प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं। एंड देन प्लस सिर्फ बॉलिंग ही तो नहीं है, इसके बाद आपकी फील्डिंग है, आपकी उसके बाद बैटिंग। अगर आप ऑलराउंडर्स के उसमें हैं तो बैटिंग किस सिचुएशन में जाके आप कैसे बैटिंग करते हैं। तो और वर्ल्ड कप से पहले आपके पास यही 3 मैच हैं। उसके बाद आपके पास PSL के मैचेस तो होंगे, लेकिन ऐसे पाकिस्तान टीम नहीं खेल रहे होंगे, आप स्कैटर्ड होंगे, मुख्तलिफ टीमों से आप खेल रहे होंगे, लेकिन जैल होके एक यूनिट आप नहीं होगे। और भाई लास्ट ईयर के हम टूर की बात कर लेते हैं, वो पाकिस्तान के टूर पे आते हैं और एक ODI मैच जीतना कोई मजाक नहीं है। देखिए अगर आप सारे मैचेस देखेंगे तो 281 किया पाकिस्तान ने पहले मैच में, रिप्लाई में वो 255 कर रहे हैं। टेलर ने सेंचुरी स्कोर की थी उस मैच में जी। अगर हम सेकंड मैच की बात करते हैं तो फिर वो पाकिस्तान टीम 6 विकेट से जीत गई थी और 1 साइडेड मुकाबले के बाद जीत गई थी। 205 किया था जिम्बाब्वे ने, जो हमने 35 ओवरों में चेस कर लिया था। लेकिन थर्ड मैच 278 फॉर 7 करती है जिम्बाब्वे और हम 9 विकेटों के नुकसान पर वही 278 करते हैं। फिर सुपर ओवर में हम वो मैच हार जाते हैं। वो जो एक इम्पैक्ट है उस मैच का, वो कितना कहीं ना कहीं कैरी कर रहा होगा पाकिस्तान के थिंक टैंक के दिमागों में कि अब हम जिम्बाब्वे में खेल रहे हैं। और एक प्रेशर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डेवलप हुआ था उस एक मैच के हारने का। मुझे याद है, आप ऑस्ट्रेलिया से पूरी सीरीज़ हार जाएं, इतना प्रेशर नहीं था जो उस एक मैच के हारने का था।
ये आप सही कह रहे हैं। देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने वाली होती है कि मैं अगर दोनों टीमों का मुकाबला करता हूँ, होता है कि आप हर सीरीज़ की तैयारी करते हैं। जिम्बाब्वे अपनी सीरीज़ की तैयारी कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेलेंगे। अब दोनों के वेटेज क्या है? जिम्बाब्वे की अच्छी परफॉर्मेंस ये होगी कि वो एक आध मैच जीत लें। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ये होगी कि सारे के सारे मैचेस जीतने हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक टॉप रैंक टीम यानी फर्स्ट 4 या फर्स्ट 5 में तो आती है ना, वेरेज जिम्बाब्वे तो लोएस्ट रैंक पे है अगर देखा जाए तो क्रिकेट की रैंकिंग में। सो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, प्रेशर जो होता है वो तगड़ी टीम के ऊपर होता है, जो टॉप टीम के ऊपर होता है, क्योंकि उसको पता है कि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप आराम से जीतते चले जाएंगे और आपको जीतना भी चाहिए। वेयर एज जहाँ आप कोई एक आध मैच एक वीक टीम के खिलाफ हारते हैं तो ऑब्वियसली सारे की सारी जो क्रिटिसिज्म है वो आपकी टीम के ऊपर आना शुरू हो जाती है कि देखें जी हल्की टीम से हार गए, जिसका कोई वही नहीं है, जो कि अपनी 11 को बनाने में, देखें ना, आपको ही पता है कि इवन जिम्बाब्वे में भी और साउथ अफ्रीका में भी प्रॉब्लम्स हैं अभी उनकी इंटरनल जो क्रिकेटिंग उसमें कभी प्रॉब्लम्स है, उनको स्टेबल नहीं है वो हमसे ज़्यादा होते हैं उनके प्रॉब्लम्स। तो हाँ, तो वो अगर वो टीम आके 1 या 2 मैच आपसे जीत जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे वो सीरीज़ हार जाए, लेकिन उनका फोकस यही होगा हम किसी ना किसी एक मैच में ऐसी कारकर्दगी दिखा दें कि हम पाकिस्तान को हरा दें। कई सारे उनके नए बॉलर जैसे मुजर रब्बानी को हमने देखा था, वो उन्होंने एक मैच में 5 आउट किए थे, एक मैच में 4 आउट किए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बैटिंग के लिए डिफ़िकल्टी पैदा की थी। देखिए कंडीशन कुछ भी सही साउथ अफ्रीका के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में तो बहुत ही मुख्तलिफ होगी और उनको अपनी कंडीशन में कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा खेलने की आदत तो ज़रूर है। यही ग्राउंड था कि जहाँ पर हमने देखा कि फ़खर जमान ने डबल सेंचुरी भी स्कोर की थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे। फ़खर की परफॉर्मेंस हमने ओडीआई में ये भी देखी थी। ठीक है, ओडीआई यहाँ पर नहीं है, लेकिन अच्छा है कि T20 यहाँ पर है। और भी इस वक्त जैसे आपने बात की कि मिडिल ऑर्डर, जिस तरह हमारा आसिफ अली की बात कर लूँ, दानिश अजीज़ की बात कर लूँ, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमने अरशद इकबाल बरकी को एज ए फास्ट बॉलर, जो एक लिस्ट आई थी उसमें फास्ट बॉलर की लिस्ट में डाला था। मोहम्मद वसीम जूनियर को आपने ऑलराउंडर की लिस्ट में डाला था। अब शादाब आपके पास अवेलेबल नहीं है, जाहिद महमूद आ जाएंगे, मैं इस पर बाद में बात करूँगा कि उनकी जगह पर रिप्लेस किया तो जाहिद महमूद जो है वो जाके उनको रिप्लेस करें। लेकिन क्या वसीम जूनियर को भी कहीं ट्राई करके देखना चाहिए कि अगर आपने ऑलराउंडर लेके गए, आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर ऊपर कर दें, फ़हीम अशरफ का थोड़ा ऊपर ले आएँ, अगर मिडिल ऑर्डर की खाली पड़ रही है जगह पर तो उसको ऊपर लेके आ जाते हैं और दीगर को ऊपर लाके फिर वसीम को इन करके भी तो देखें ना। दानिश अजीज़ तो आ जाएंगे, ठीक है, चले एक जगह पे आ गए, आसिफ अली, और अगर हम उनको नहीं रखते हैं, हैदर जो मुसलसल नाकाम रहे, दानिश अजीज़ को ट्राई करना चाहिए, उनका हक बनता है। दैन वसीम को भी तो ले सकते हैं हम। नसीम, ये अब सब डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट की थिंकिंग पे। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मैं आपको बताऊं कि टीम मैनेजमेंट इस वक्त ये सोच रही होगी कि हमारे पास अब वर्ल्ड कप के से पहले ये 3 मैचेस हैं। हम ये कहते हैं कि वसीम को आप खिला देते हैं, अगर वसीम बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देता है इन तीनों T20 मैचेस में, तो फिर उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम बनता है वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्वाड में आने के लिए। सो ये वो सिचुएशन है, वो बिल्कुल हक है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो एक्सपोजर या जो एक्सपीरियंस आपको एक मेगा इवेंट के लिए चाहिए होता है ना, आई डोंट थिंक सो कि जिम्बाब्वे की वीक टीम के खिलाफ आप एक्सपेक्ट करें कि कोई आगे परफॉर्म कर दे और अब कह दे जी ये तो वर्ल्ड बीटर है। इट्स नॉट दैट। सो मैं भी फील करता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा, कई दफ़ा हम बहुत सारे यंगस्टर्स को बड़ी जल्दी भी डाल देते हैं कि जी वो आ गया और उसके बाद आप आगे लेके गए, 2-3 मैचेस के बाद पता लगा जी उसने तो ये हमारे नहीं किया, ऐसे तजुर्बात बहुत नाकाम रहे। हाँ, नाकाम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसे यंगस्टर्स को जिनमें आपको नज़र आता है पोटेंशियल, उसको तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ ज़रूरत पड़े, जब वक्त हो, तभी उनको खिलाना चाहिए। प्री मेच्योर खिला के उनको करियर को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पहले तो हसनैन के ऊपर इनकी नज़रें होंगी, टू सम एक्सटेंट अरशद इकबाल, क्योंकि पिछले 4-5 सीज़न से खेल रहे हैं, वो भी उनके जहन में आ सकता है कि उसको एक आध मौका दे दें। वसीम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह सकता। दूसरी तरफ जो आपने बात की, जाहिद गए हैं, तो क्या जाहिद को आप खिला के उसको फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लेके जाने का आप सोच सकते हैं? क्योंकि अगर तो शादाब फिट नहीं होते, उम्मीद है इंशाल्लाह वो फिट हो जाएंगे। अगर वो फिट नहीं होती तो आपके पास ऑप्शन क्या है? उस्मान कादिर हैं, जाहिद हैं, यही तो रह जाएंगे ना। सो ये वो सारा सिनेरियो इस वक्त टीम मैनेजमेंट के सामने है और उन्होंने देखना है कि इसको इन 3 मैचेस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, वकार यूनुस नहीं थे,
1992 वर्ल्ड कप में सईद अनवर नहीं थे, तो आपको उनकी रिप्लेसमेंट जो भी मिली, वसीम हैदर की सूरत में भी मिली, तो आपको इंडक्ट करनी पड़ी। इकबाल सिकंदर को भी ले गए, इकबाल सिकंदर को आप लेकर गए थे, जाहिद फजल को आप लेकर गए थे उस वर्ल्ड कप में, और गो के वो इतना ज़्यादा खेले ही नहीं थे। जो 11 खेले थे वो तमाम सारे मैचेस खेले थे एंड तक जाके, बहुत कम हमने मौके दिए थे, लेकिन हमें शामिल करना पड़ा था। हाँ। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं नसीम साहब पहले एक ब्रेक ले लें, तो फिर हारून भाई पहले एक ब्रेक की जाने जाते हैं ताकि इस टॉपिक के ऊपर भी आते हैं कि 1992 वर्ल्ड कप में भी कई की प्लेयर्स नहीं थे। जब की प्लेयर्स नहीं थे तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम जीत गई थी, लेकिन हम जो रिप्लेसमेंट लेकर गए थे वो इस काबिल नहीं थी कि वो ज़्यादा मैचेस खेल पाते। हम उन्हीं पर रिलाई करते रहे। हमने एजाज से गेंदें करवाई थी, हमने सलीम मलिक से गेंदें करवाई थी, हम उनको खिला नहीं पा रहे थे। तो रिप्लेसमेंट ऐसी ज़रूर होनी चाहिए, इतनी तगड़ी ज़रूर होनी चाहिए कि जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता शादाब नहीं है तो शादाब की जगह जो हो वो इक्वली मैच ज़रूर करते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हरारे में अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है, मुकाबला है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। ये आखिरी 3 T20 मैचेस हैं। हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, इसमें जो भी कॉम्बिनेशन आपका कमज़ोर दिखाई दे रहा है उसको मजबूत करने का ये लास्ट मौका है। तो इसको मजबूत कैसे किया जाए ये आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ही कम होंगे तो फिर शायद इसको मजबूत करना इतना आसान नहीं होगा। अगर आसिफ अली, हैदर अली से परफॉर्म नहीं हो रहा तो आपके पास मिडल ऑर्डर में बचा कौन है? दानिश अजीज़, और तो कोई भी नहीं है। ना आपके पास शुएब मलिक है, ना आपके पास शुएब मकसूद है, ना आपके पास हारिस सुहेल है, कोई भी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन भी कम है। इन ऑप्शन में किस तरीके से मैनेज किया जाए? और भाई मेरा सवाल यही है कि अब ऑप्शन भी कम है। हम बार बार बात तो कर रहे हैं कि आपने जो अपने कॉम्बिनेशन को आप बना लें, यही 3 मैच रखें, लेकिन एट द सेम टाइम ऑप्शन तो कम है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ऑप्शन तो कम है, लेकिन ना ये देखेंगे पाकिस्तान टीम की ज़रूरत कहाँ पर है। मिडल ऑर्डर में ही प्रॉब्लम है ना बेसिकली। आपकी बॉलिंग का भी सेट पूरा जा रहा है, ठीक है, इक्का दुक्का आप एक आध बॉलर के मतलब कह सकते हो कि उसके ऊपर इफ्तिखार ने 5 आउट किए थे वैसे एक मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे, आपको याद होगा 5 for 28, वो भी आ सकते हैं। वो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज में जो बैट्समैन बाहर बैठे हुए हैं वो या तो दानिश अजीज़ हैं या सरफराज, ठीक है ना। ये 2 आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब जो थिंक टैंक या जो टीम मैनेजमेंट है वो ये देखेगी कि ये 3 मैचेस जो हैं ये हमने इसके बाद हमने वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बनाना है। तो अगर तो सरफराज उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं अगर नज़र आते हैं कि ये सोचते हुए कि अगर सरफराज खेलते हैं वो कीपिंग करके और मिडल ऑर्डर बैट्समैन एज ए बैट्समैन खेल जाएं, तब तो उनको डेफिनेटली मौका 5 और 6 पे मिलना चाहिए। दो विकेट कीपर तो शायद चाहिए हो इंडिया में। 2 विकेट कीपर नॉर्मली वैसे होता बहुत कम है। इंडिया का तो सिलसिला ये है कि उनके पास विकेट कीपर जो है ना, वर्ल्ड T20 है, बड़ा इवेंट है। अमूमन वर्ल्ड देखें जो इंडिया के पास या दूसरी टीमों के पास 2 विकेट कीपर ऐसे मौजूद हैं, 2 ऐसे विकेट कीपर मौजूद हैं जो कि फील्डिंग और बैटिंग और कीपिंग तीनों कर सकते हैं। वेयरएज़ पाकिस्तान के पास सरफराज एज बैट्समैन तो हैं, लेकिन सरफराज विकेट कीपिंग कर सकते हैं, फील्डिंग नहीं कर सकते। वो रिजवान कर लेंगे, रिजवान फील्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर रिजवान एक बहुत स्ट्रॉन्ग, सरफराज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन रहे हैं एज ए बैट्समैन कि वो मिडिल ऑर्डर में वो खला को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड T20 प्लेयर। बारी लेके नहीं, सिचुएशन के लिहाज से खेलते हैं ना वो, कि इम्प्रोवाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब वो उनके बाप के पास मौजूद हैं। आसिफ फेल हो गए, हैदर अली फेल हो गए, तो आपने क्या उन्हीं को पूरा मौका देना है या कि इन दोनों में से किसी को ट्राई करना है या नहीं करना? ये अब आपके ख्याल में ट्राई करना चाहिए? मेरे नज़दीक तो करना चाहिए। देखें अगर तो आप शुएब मलिक को भी आपके जहन में नहीं है अगर वो, तो फिर आपको एक्सपीरियंस बैट्समैन 5 या 6 पे कौन है? दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए बड़ा एक्सपीरियंस सरफराज की सूरत में आप ज़रूर खिलाएं यहाँ पे। और भाई जैसे आपने बात की थी कि ओपनिंग डिपार्टमेंट एक मरतबा चेक करके तो देखो कि वो किस फ्लुएंसी के साथ बैटिंग कर रहे हैं एज ए पेयर। देखें वसीम वकार, जब क्रिकेट में पार्टनरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। वसीम और वकार कहते थे कि जब वो दोनों एक एंड से लगे होते थे तो उनकी बॉलिंग डिफरेंट होती थी, लेकिन अगर वकार या वसीम मिस होते थे टीम में तो वो वाली परफॉर्मेंस नहीं होती थी। आपको याद है वर्ल्ड कप 1996 का क्वार्टर फाइनल, जहाँ वसीम नहीं थे तो वकार को जडेजा ने ठीक ठाक मार मारी थी। वसीम का ना होने ने कितना बड़ा फ़र्क डाल दिया था, वरना यही प्लेयर जो था उसने अनप्लेएबल बना हुआ था पूरे वर्ल्ड कप के दौरान में। तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने अभी तक शर्जील को और इनको अपना फ़खर जमान को एज ए ओपनिंग पेयर
ट्राई नहीं किया? अभी नहीं किया। देखिए ये जो अभी आपने जो वकार की और वसीम की बात की ना, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि वकार और वसीम एक प्रूवन हॉर्सेस थे, दोनों जिन्होंने इस तरह बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हुई थी टुगेदर एज अ बॉलिंग प्लेयर। ठीक है। वेयर एज आप अगर अब शर्जील की और फ़खर जमान की बात कर रहे हैं, इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नज़र नहीं आता जो कि वसीम और वकार का एज ए बॉलिंग प्लेयर नज़र आता था। बनेगा तो ट्रैक रिकॉर्ड आएगा। व्हाट आई मीन टू से इसकी नया होगा ना। वो वसीम और वकार जब आए थे तो उन्होंने आने के बाद प्रूव किया था, तो उसके बाद ही सारा सिलसिला आगे चला था ना। अब आपके पास एक जो टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जहन में है कि जी आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा ओपनिंग प्लेयर बना हुआ है, आप एक अच्छे चलते हुए ओपनिंग प्लेयर को क्यों डिस्टर्ब करें जबकि वो अभी वर्ल्ड कप सामने आ गया है। ये उनकी सोच हो सकती है जो मैं फील करता हूँ। लेकिन आपकी जो बात है वो इस तरह है कि व्हाट इफ़ अगर वो दोनों नहीं चलते तो आपके पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? वो ऑप्शन फिर अब फ़खर और शर्जील है। तो क्या शर्जील को और फ़खर को मौका देना चाहिए ताकि एक या दो मैच में आपको पता लग जाएगा कि यार ये दोनों देखें ना। आप जैसे हम वर्कलोड की बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह को रेस्ट कराएं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यार आप रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बाबर बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो अपने नंबर नीचे कर लें, इन दोनों को ट्राई करके देख लें। सो जो आप भाई एक क्रिकेट में ये होता है, मिसाल के तौर पे दो सिमिलर टाइप के बैट्समैन होते हैं, दोनों बड़ी एग्रेशन मौजूद है। जब आप और मैं बैटिंग कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हुए, मैं स्ट्राइक पर हूँ, मैंने मारा एक चौका या छक्का, तो आपके अंदर वो जो आपके अंदर का एग्रेशन है जो इन दोनों में पाया जाता है। वसीम और वकार में क्या चीज़ थी? एग्रेशन ही था ना, जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ था, जिसने उनको एक टॉप क्लास प्लेयर बना दिया था। हमने इसको ट्राई नहीं किया, इसको टॉप क्लास प्लेयर जो पूरा पाकिस्तान कहता रहा था। ठीक है, रिजवान आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं, बाबर आजम आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं, और नहीं छेड़ना चाहिए, हम भी इस चीज़ के बिल्कुल हक में। लेकिन क्या पता कि ये प्लेयर जो है वो पता चलता है कि कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा दे, क्योंकि दोनों में एग्रेशन एक मुख्तलिफ है। देखें, वसीम कहता था कि मैं वकार आउट करता था, मैं कहता था यहाँ से मैं आउट करूँगा, या शर्जील छक्का मारेगा तो फ़खर के भी जहन में ये होगा कि यहाँ से अब मैंने भी मारना है। ये क्या फ़र्क डाल सकता है? नहीं, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि दोनों बैट्समैन देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों फ़खर की हद तक तो मैं फील करता हूँ कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। वो तीन पे भी खेल रहे हैं, लेकिन वो एज ए ओपनिंग बैट्समैन या नंबर 3 बैट्समैन अभी वो अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। वेयर शर्जील काफ़ी अरसे के बाद आएंगे, शेकी थे, ठीक है, पिछले मैच में, ठीक है ना, काफ़ी अरसे के बाद आए हैं। उनको अपने आप को फिर ये मनवाना है कि मेरी वो टच वापस आ जाए, जिसके वो हम 150 प्लस की स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं ना, और 150 का स्ट्राइक रेट जो प्लस स्ट्राइक रेट इन दोनों का ही है। अगर ये ऊपर के 6 ओवर में आपको आगे खेल जाते हैं तो आपके लिए नीचे चीज़ें बहुत आसान बना सकते हैं, जो कि अभी आप अच्छी चीज़ें बना के जाते हो, ऊपर से नीचे वाले उसको फिल नहीं कर रहे, पूरा नहीं कर रहे। बाबर संभाल सकते हैं, ठीक है ना, वो रिजवान संभाल सकते हैं। दिस इज़ द आइडिया जो हम जो टेक्निकली जो पॉइंट हम रेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे। अब देखें, कल मैच आप हार जाते हैं, यानी पिछला जो मैच हुआ था पाकिस्तान का T20 का, जो लास्ट मैच खेला है साउथ अफ्रीका में इन्होंने, वो हार भी तो सकते थे ना। सो आपके पास 5-6 है प्रॉब्लम एरिया। सो वहाँ के लिए अगर आप 1-2 मैच में यहाँ पर ट्राई करके देख लो, क्योंकि रिजवान भी तो फिनिशर बन सकते हैं ना 5 नंबर पे जाके, कि नहीं बन सकते? बाबर आजम तो नंबर 3 पे खेलते ही रहे, थ्रू आउट खेलते रहे। हफीज 4, रिजवान 5। तो और आपको मैं फिर पीछे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज पे लेके जाता हूँ। आप मोमेंट देखेंगे जब फ़खर और बाबर इकट्ठा खेल रहे थे तो फ़खर डोमिनेट कर रहा था, बाबर नहीं कर रहा था। बाबर उस मैच में तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, क्योंकि जरूरत भी शायद इस चीज़ की, क्योंकि फ़खर क्योंकि उसका नेचुरल गेम फ़खर का और शर्जील का यही है कि वो जितना भी अरसा वहाँ रहेंगे उनका स्ट्राइक रेट 140-150 प्लस ही होगा। और हारून भाई, ये वाला प्लेयर जाके जब खड़ा होता है इंडिया में वर्ल्ड T20 में, उसका अपना एक प्रेशर कितना है, उसका एक इम्पैक्ट कितना है। ऑपोजिशन भी इसको सोचेगी कि भाई ये दोनों बहुत ही खतरनाक। अगर बहुत अच्छी फॉर्म में बाबर और रिजवान की मैं बात कर लेता हूँ, ज़बरदस्त फॉर्म में, लेकिन एक प्लेयर ये खड़ा हुआ है, एक प्लेयर वो खड़ा हुआ है, एक इंटरनेशनल टीम के लिहाज से, क्योंकि आप कोच और कई सारी जिम्मेदारी अंजाम दे चुके हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर कौन से प्लेयर का ज़्यादा है अभी? नहीं, देखिए, एज ए नामों की बेसिस के ऊपर तो शर्जील और फ़खर का डेफिनेटली होगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो अभी दोनों प्रूव कर चुके हैं। बिल्कुल। और ये भी बड़ा अच्छा मतलब खेल रहे हैं। मैं इसको हम कंपेयर इस तरह नहीं करें, हम तो
टेक्टिकली टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस वक्त पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, हम उसको सामने रखते हुए बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर अगर उसी सीरीज़ का हवाला दूं तो आप देखें ना कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम कहाँ आई, द मोमेंट ये तीनों आउट हुए, उसके बाद आप नीचे जबकि 5 रन एंड ओवर उस जमाने उस मैच में रह गया हुआ था, तो आपके नीचे वाले बैट्समैनों ने आगे हिटे मारने शुरू, हफीज भी मौजूद थे, आप देखें ना। फिर हैदर अली और आसिफ अली शायद अपने रोल को नहीं समझ पा रहे कि उनका रोल किस वक्त क्या है। यानी कि एक्चुअली होता है कि एज ए बैट्समैन देखें ना, मैं जब अंदर जाऊंगा तो मैं जब जाता हूं तो मैं सामने स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ होता है कि जी इतने रन है, आस्किंग रेट ये है, हम किस रन रेट पे खेल रहे हैं, और अब मुझे 6 बॉलें अगर खेलनी है तो 5 रन बनाने हैं, तो मुझे बाउंड्री तो नहीं चाहिए। अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो कम से कम मैंने 3 और 4 सिंगल तो निकालने हैं ना। जब स्प्रेड आउट फील्ड होती है तो अब यही जो शॉट हैदर अली ने जो पिछले मैच में जो कि खेला था वहाँ ऊंचा मार दिया, ये अलॉन्ग द ग्राउंड भी तो खेल सकते थे, 1 रन तो मिलता ना, चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट गेम सेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को जिस रोल की आप बात कर रहे हैं कि रोल एक तो टीम मैनेजमेंट आपको बताती है आपका क्या रोल है, देन जब आप अंदर जाते हैं सिचुएशन के लिहाज से आप उसको फिर निभाते हैं कि यार पिच कैसे खेल रही है, बॉलर क्या कर रहा है, फील्डर्स कहाँ पर हैं, और मैंने कहाँ से रन्स निकालने हैं और किस तरीके से निकालने हैं। अभी मैं आपकी बात को ये समझ सकता हूँ कि पहले 3 एग्रेशन अगर आपके पास हैं तो उसके बाद 2 गेम सेंस वाले होने चाहिए कि इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, और वो उससे खेलने की सलाहियत भी रखते हो। जैसे शुएब मलिक, हफीज़ हैं, स्लो खेलना हो स्लो भी खेल सकते हैं, तेज़ खेलना हो तेज़ भी खेल सकते हैं, सरफराज है कि जैसी सिचुएशन होगी वैसा खेलें। तो आपके ख्याल में 4 और 5 ये चाहिए, देन 6 से आपको फिर एग्रेशन चाहिए। नहीं देखें ना, आप जो बात कर रहे हो ना गेम सेंस क्या है कि इस वक्त आस्किंग रेट क्या है, अगर तो 12 का आस्किंग रेट है तो आपको तो बाउंड्रीज चाहिए ना, रोल उसी तरह खेलना है, ठीक है ना, उसी तरह खेलना है आपने। और उसके बाद अगर आपको 5 रन या 4 रन फी ओवर चाहिए तो आपने उसी तरह खेलना है। सो यही तो वो गेम सेंस की हम बात करें कि अडैप्ट करता है यू नो अपने आप को बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मुझे हिटें मारनी है क्योंकि मुझे 12 रन चाहिए हर ओवर में, अब मुझे 1-1 2-2 रन करने हैं, मुझे 4 रन चाहिए, 5 रन चाहिए एक ओवर में। सो इसी से ही आपकी बैट्समैन के एक्सपीरियंस का, उसके यू नो थिंकिंग का, उसकी काबिलियत का पता लगता है। ये बाबर आजम में हमने देखा था, जब 200 के स्ट्राइक रेट से ज़रूरत थी तो वो 200 के स्ट्राइक रेट से ही खेले थे, जहाँ 100 के स्ट्राइक रेट से ज़रूरत थी वो 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेले थे। ये गेम सेंस जितनी जल्दी आ जाता है वही उतना बड़ा प्लेयर बनता है, और जिसमें जितनी देर से ये सेंस आता है वो उतनी ही देर में जाके प्लेयर बनता है। ये सेंस जितनी जल्दी आ जाए, ये हैदर को भी समझना चाहिए, आसिफ अली को भी समझना चाहिए। जितने मौके आपको मिले, अगर आपको कई मरतबा तो बहुत आसान मौका मिल गया था कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंगल करके जाना है, मैच फिनिश करके जाएं, आपके ऊपर जो ये एक लेबल लगा हुआ है कि भाई आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसको धोने का आपको पूरा मौका था। ये लास्ट T20 मैच जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था सेंचुरियन के मकाम पर, लेकिन आपने वो भी ज़ाया कर दिया। इसलिए इस जगह पर ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो हारून भाई कह रहे हैं, जो गेम को लेकर चल सकें। शुएब मलिक, सरफराज, शुएब मकसूद, कौन? ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बार बार हमने एक ही बात की कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग को बेहतर करो, बॉलिंग डिपार्टमेंट में जहां खामी है उसको ज़रूर कंट्रोल करने की ज़रूरत दिखाई देती है। टॉप ऑर्डर में भी अगर कहीं आप समझते हैं कि आपने शर्जील को और फ़खर को कैरी करना है तो एक आध मैच में उन दोनों प्लेयर को ओपन करा के भी देख लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इट्स अप टू द टीम मैनेजमेंट, क्योंकि रिजवान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या हारून भाई का भी कर रहे हैं। हमें मिडिल ऑर्डर बैटिंग में अब ना शुएब मलिक को भेज सकते हैं ना शुएब मकसूद को भेज सकते हैं, लेकिन सरफराज को आप कैरी कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, आप काफ़ी अरसे से कैरी कर रहे हैं। रिजवान खेल रहे हैं और आप बाकायदा कहते भी हैं कि हमारा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रिजवान है, सरफराज कैरी कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं इस वक्त, नजर आ रहा है वही पानी पिलाने वाले नजर आ रहे हैं। तो क्या सरफराज को चेक किया जाए, क्योंकि आपने कैरी कर रहे हैं, आप कैरी करने का प्लान रखते हैं। सरफराज हैव दी कैपेबिलिटी टू प्ले इन मिडिल ऑर्डर, और जो रोल दरकार है उसको लेके चल सकें। एज ए बैट्समैन तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि सरफराज जो है वो उसको इस रोल को क्यों नहीं निभा सकते, वो बिल्कुल निभाने के एक्सपीरियंस, एक्सपोजर सारा कुछ है, और वो मैच विनर भी हैं। जो एक इशू जो नज़र आएगा, जो टीम मैनेजमेंट जो सोचती है वो यही सोचती है कि जब सरफराज को खिलाते हैं तो फिर वो उसको कीपिंग भी करवानी पड़ती है।
ठीक है। मेरा क्योंकि रिजवान भी बहुत आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कल ज़बरदस्त कैचेस थे बहुत ज़बरदस्त कैचेस की। तो इसलिए यहाँ पर आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार होती है टीम मैनेजमेंट के, यार अगर हमको सरफराज को खिलाना पड़ता है तो वो विकेट कीपिंग करता है, हालांकि वो बुरी विकेट तो सरफराज भी कोई मतलब इक्वली बेटर सर, टॉप क्लास विकेट कीपर वो भी रहे हैं, इक्वली बेटर टीम का हिस्सा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें रिजवान आउटस्टैंडिंग फील्डर, वो तो फील्डिंग में भी मतलब ये है कि बहुत ज़बरदस्त बने हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये इशू, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप को अपने सामने रखा हुआ है तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक स्लॉट नज़र आ रहा है जिसको फिल करना है। अगर शुएब मलिक आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, अगर शुएब मकसूद आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, और हारिस सोहेल भी अगर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो आई थिंक फिर आपके उसको बेटर ऑप्शन तो ये सरफराज ही बचता है। और सरफराज को आप 5 नंबर पे खिला के और 6 नंबर से आप अपना ऑलराउंडर्स का जो सिलसिला, और अभी तो दानिश अजीज भी बाकी हैं, 6 पे खिलाएं, दानिश अजीज को चेक कर लें आप, क्योंकि आपके पास बॉलर्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली आपके पास बॉलर्स, क्योंकि शुएब मलिक के साथ ऑप्शन आपके पास ये हो जाता है बॉलर। यस एग्जैक्टली। लेकिन आप जब हफीज सही नहीं करवा रहे, वो चेक ही नहीं कर रहे, बड़ी हैरान था, क्योंकि देखो ऐसा ना हो कि बिल्कुल करीब आने के बाद आपको कराना पड़ जाए उससे। हफीज़ तो खुद विलिंग है बॉलिंग कराने के लिए, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने खुद मना किया हुआ है। एक और वो हमेशा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, जब भी उन्होंने हमेशा उनको आउट करते थे। तो आप देखिए ऑप्शन क्या है, जब तक 15 डिग्री नहीं आया था तो राइट हैंड के लिए भी बड़े परेशानियां उन्होंने पैदा की हैं। नहीं 15 डिग्री तो बहुत पहले आ गया हुआ था, लेकिन वो ये चेक बाद में हुए ये और सईद अजमल जी, जब उन्होंने फैसला किया आईसीसी ने, तो उन्होंने सिर्फ इन्हीं को नहीं किया, उन्होंने इन्हीं को और भी बहुत सारे के ऑस्ट्रेलियन। अश्विन कैसे बच गया था? अश्विन का एक बड़ा इशू था, काफ़ी वो डिबेट आई थी उसकी कि तो अश्विन का भी थोड़ा सा आता है उसका, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो 15 डिग्री के टॉलरेंस लेवल से नीचे ही होता है। बाद में वो फिर सीधा थोड़ा कर लिया था, हाथ को ऐसे करके कर रहा था। हाँ, वो ये तो हर एक ने रेमेडियल वर्क किया फिर, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम जिन जिन भी बॉलर्स को आई, रेमेडियल वर्क करके हफीज़ भी वापस आए, और फिर ऑब्वियसली जब वो वापस आए तो उतनी वो पेनिट्रेशन नज़र नहीं आई। जब प्रेशर आता था फिर हाथ पड़ जाता था, जब आपको हिटें लगेंगी तो नेचुरल वे में आ जाते हैं, उसमें आते हैं कि भी हमें यार मार पड़ रही है तो किसी तरीके से इसको बचाया जाए, क्योंकि सेकंड टाइम भी वो रिपोर्ट हुए थे, इफ यू रिमेंबर। जी बिल्कुल, 2-3 मरतबा रिपोर्ट हुए हफीज़, बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा ऑप्शन बनता है इंडिया की कंडीशन को सामने रखते हुए कि अगर शुएब मलिक जैसा प्लेयर अंदर आ जाता है तो आपकी बॉलिंग का एडेड ऑप्शन मिलता है। 1-2-3 ओवर ही कराने की बात है ना, T20 में तो आप 2 ओवर भी करा लेंगे तो आपका वो पूरा हो जाएगा सिलसिला। इवन कि आप अगर हम फिर वही, क्योंकि अभी लेटेस्ट सीरीज़ ही वही हुई है कि 7 से 8 बॉलर्स आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन बॉलर तो 4 इस्तेमाल होते हैं या 5 इस्तेमाल होते हैं। अभी वो एक वो आया था ना कि ये जो इन बॉलर्स की अगर मैं बात करता हूँ, अभी तक शायद उस तरीके से डेवलप नहीं हो सके। क्या इंडिया की सरजमीन पे आप एक्सपीरियंस की जानिब वापस जाता हुआ देख रहे हैं टीम मैनेजमेंट को? हाँ, हमेशा से ऐसी है। देखिए जब मैं था चीफ सेलेक्टर, जब मैं था तो उस वक्त भी जब T20 हो रहा था तो हमारे जहन में यही था कि एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। शाहिद आफरीदी भी ज़्यादातर जब वो कैप्टन थे तो वो चाहते थे कि उनके पास एक्सपीरियंस 1-2 बंदे हों, और इवन शाहिद आफरीदी का भी अभी मेरा ख्याल है मैंने एक पढ़ रहा था ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए आपको शुएब मलिक की ज़रूरत हो सकती है। मोहम्मद आमिर की भी हो सकती है। मोहम्मद आमिर प्रॉब्ली एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन सकती है वो भी, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है उनको। और अगर वहाब और आमिर को कंपेयर करें, वहाब तो डिफरेंट टाइप का बॉलर है वो, आके अपनी पेस से और उससे विकेट लेना है, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है आमिर जो है ना, वो सिचुएशन को देख के बैट्समैन को रीड करके बॉलिंग करता है। उसके पास वेरिएशन भी एज़ कम्पेयर टू वहाब ज़्यादा है। एक ट्वीट में देख रहा था, उसमें था कि आमिर आप बोतल हो बाकी सब ढक्कन है वो तो इस पे आप कितना एग्री करेंगे? नहीं ऐसे नहीं है, देखिए हर एक तो कोई बात नहीं है। जब कोई पाबंदी के साथ कोई 45 दे रहा हो, कोई 50 दे रहा हो, तो बहुत सारे हमारे क्रिकेट शायकीन फैंस हैं जो लिखते हैं। बिल्कुल जी, शायकीन का और फैंस का तो हक है, वो जो मर्जी जिस तरीके से बात करना चाहिए, लेकिन देखिए हर क्रिकेटर ने कंट्रीब्यूशन तो दिया है। क्या वहाब ने पाकिस्तान को मैच नहीं जिताया? हाँ, क्या आमिर ने मैच नहीं जिताया? ये जो अभी करंट लॉट जो बच्चों के बारे में उन्होंने कहा था, इवन के शाहीन को भी शामिल किया था, जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें तस्वीर में हारिस रऊफ, हसनैन, नसीम शाह, और उसमें लिखा था कि आमिर आप बोतल हो बाकी सब ढक्कन है। देखिए एक उसका भी रीज़न है ना, देखिए इनको कितना अर्सा हुआ क्रिकेट शुरू किए हुए,
अगर आप इन जिनके आप 4 नाम ले रहे हो, हार्डली 1 से 1.5 साल के अंदर इनके अगर आप देखेंगे तो कोई किसी के 30 या किसी के 35 या किसी के 25 T20s बने होंगे ना। आपके ख्याल में 25 और 30 क्या कम है? हाँ, मेरे नज़र T20 के फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरेज अगर आप आमिर को और वहाब को अगर आप देखते हो तो उनका तो बहुत बड़ा अभी, लेकिन वो डेवलप हो गए थे। वसीम अकरम का मुझे स्टेटमेंट याद है आमिर के बारे में जो उन्होंने दिया था कि जिस उम्र में आमिर इस वक्त हैं, जब उन पर बैन नहीं लगा था, मैं इस उम्र में इतना अच्छा नहीं था जितने आमिर हैं। ये वसीम अकरम ने बात कही थी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए फिर वही बात, आप हर एक प्लेयर को तो उस तरीके, अब जावेद मियां 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेल गए थे और उसको कह दिया गया था कि ये प्लेयर आ रहा है, ये तो 18-19 साल में उसने दुनिया में क्या क्या चीज़ें नहीं कर दी थी। सो उसी के साथ साथ हम लोग भी मौजूद थे। हमारा तो वो नहीं थे उस तरह के प्लेयर बन सके जो जावेद बन गया। सो हर एक का अपना डिफरेंट है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब बैट्समैन, सबसे बड़ा बैट्समैन आप किसे कहेंगे? सबसे, अब ये नहीं कहिएगा, सियासी बयान नहीं दीजिएगा। देखो नसीम, वो इस तरह से वो उसमें ये चीज़ नहीं, एक यार सियासी बयान की बात नहीं, लेकिन वो कंपेयर तो करना पड़ता है। एराज को तो कंपेयर करना पड़ता है। मेरे दिल के अंदर आता है, मैं कहता हूँ कि ये नंबर 1 बैट्समैन था उस लिहाज से। बस मैच विनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप सिर्फ बैटिंग करना तो हर एक को ही आता है, बैटिंग करना किसको नहीं आता है, लेकिन टाइट सिचुएशन में कौन निकलता है? वही कि जिसने जिताया और जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी हो, वो बहुत बड़ी। जावेद मियादाद उसमें सर फहरिस्त है, फिर उसके बाद इंजमाम आउटस्टैंडिंग मैच विनर थे ये। यूसुफ की बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं, यूनुस की बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं। अब अगर एरा का भी तो डिफरेंस देखें ना, हनीफ मोहम्मद साहब ने तो उस दौर में खेला जबकि पाकिस्तान की शनाख्त ही नहीं थी, ना हेलमेट ना इवन थाई पैड में भी तौलिया रख के यहाँ जाया करते थे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है। और आपके मतलब फ़र्क आ गया, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। आपके जो ज़हीर अब्बास बहुत बड़े प्लेयर थे। आपको मैं बताऊँ कि जो ये ग्लव्स थे, ये तो ग्लव्स तो ऐसे लगता था उंगलियों के ऊपर सिर्फ एक कवर चढ़ा हुआ है बस। सो स्किल्स का ये बैट इतने पतले पतले ब्लेड, यानी आपको स्किल्स होती थी तो आप ताकत लगती थी। अब तो आप, मैं देखता हूँ कि हल्का सा वो यूँ वो फ्लिक करता है, जो हालांकि करता है वो सिंगल के लिए छक्का हो जाता है, उसको भी नहीं पता होता ये कैसे गया है। तो इतने सॉलिड किस्म के बैट्स बन रहे हैं और ऑब्वियसली बॉल की क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हुई है। सो हमें एराज डिफरेंट हैं, हर एक ने अपना अपना रोल बड़ा अच्छी तरीके से निभाया। चले, टाइम अब खत्म हो रहा है। पहले ओडीआई पहले T20 की लाइनअप आपकी क्या होगी? आप 11 बता दें अपने जल्दी से, ताकि फिर पॉइंट अप करते हैं। मेरे नज़दीक तो ये जाएंगे रिजवान के साथ ही, रिजवान बाबर, नंबर 3 पे फ़खर, 4 पे हफीज़, 5 पे मैं यहाँ चाहूँगा कि सरफराज को ये ट्राई करें, ठीक है। 6 पे ये दानिश को ट्राई करें, 7 फ़हीम अशरफ, ठीक है, 8 पे मोहम्मद नवाज़, ठीक है, और 9 पे हसन अली, 10 पे मैं अरशद इकबाल को चाहूँगा कि उसको ज़रा ट्राई करके देखें, ठीक है, और 11 पे मोहम्मद हसनैन। नॉट हारिस रऊफ, नॉट शहीनशाह अफरीदी, इनको रेस्ट कराना चाहिए, दोनों को रेस्ट देना चाहिए, दोनों को रेस्ट कराना। इस जगह पे जिम्बाब्वे के खिलाफ आप ये नहीं बहुत ज़्यादा नई बॉलिंग लाइनअप लेके आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा नई तो नहीं है, आई थिंक वो बहुत हसन अली की सूरत में एक्सपीरियंस है, नहीं सिवाय अरशद इकबाल के, बाकी तो एक्सपीरियंस नहीं है ना। मोहम्मद हसनैन को तो आप ये नहीं कह सकते। ज़ाहिद महमूद आपकी टीम में जगह नहीं बना रहे फिलहाल तो, इस पहले मैच में तो नहीं। जिम्बाब्वे में क्या थोड़ा सा हाँ होता है, इसमें थोड़ा सा लेग स्पिनर का तो जहाँ भी है। तो अगर उस्मान कादिर को भी नहीं रख रहे हैं आप, जाहिद महमूद को भी नहीं रख रहे हैं, फिर अगर आप जा रहे हैं नवाज के साथ। मैं फिलहाल नवाज क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आप ये फील करते हो कि नवाज को अगर आप रेस्ट कराना या ड्रॉप करना चाहते हो तो आई थिंक फिर तो आपके पास आइडियल सिचुएशन में या जाहिद बनता है या उस्मान कादिर बनता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जाहिद को खिलाया जाए, जाहिद महमूद को खिलाया जाए इन प्लेस ऑफ, अगर खिलाना ही है तो जाहिद को खिलाया जाए इन प्लेस ऑफ। दानिश अजीज भी गेंद कर लेते हैं, तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा दरमियान में आने के बाद। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा में अब वक्त खत्म हुआ, पाकिस्तान का अब जिम्बाब्वे से मुकाबला। ये 3 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो भी हमने कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इन्हीं 3 मैचेस में बनाना है। अब सरफराज को 5 नंबर पे खिलाना, ये एक ऐसी सजेशन है हारून भाई की कि जो अगर क्रिकेटिंग नॉलेज रखते होंगे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि बारी लेके चलने वाला प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा। हफीज़ शायद उस तरीके की फॉर्म में नहीं है जो हमने साउथ अफ्रीका में देखा। ऐसे में सरफराज क्या हफीज़ को और आने वाले बैट्समैनों को सपोर्ट करेंगे? वो अपनी इनिंग के ज़रिए ना सिर्फ खुद रन स्कोर करेंगे बल्कि साथ में बैट्समैनों को भी खिलाएंगे।
क्या टीम मैनेजमेंट इस जानिब सोचेगी? क्या 2 विकेट कीपर के साथ उतरने क्या की हिम्मत करेगी? क्या वो सरफराज को अपने वर्ल्ड T20 प्लान का हिस्सा समझती है, या फिर उनका दिमाग में यही है कि अभी शुएब मलिक, शुएब मकसूद और बहुत सारे लोगों को देखना है? ये सारे सवालात का जवाब 21 तारीख को मिल जाएगा जब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच शुरू होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हारून भाई, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। जल्द मिल रहे हैं पहले T20 मैच के बाद। टिल देन अल्लाह ने के बाद।